और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैलोरीमीटर। तो चलिए सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन या ट्रांसमिशन के ऊपर। आइदर आप एब्जॉर्प्शन कलेक्शन कर लीजिए या फिर ट्रांसमिशन को कलेक्ट लीजिए। अब एब्जॉर्प्शन होता क्या है? एब्जॉर्प्शन होता है जो लाइट रेडिएशन सैंपल के ऊपर आ रहा है, तो सैंपल के पार्टिकल्स उन लाइट को अपने में समाहित कर लेता है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। या फिर ट्रांसमिशन अगर हम बात करें तो जो पार्टिकल्स है वो जिस रेडिएशंस ऑफ लाइट को एमिट करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन पे डिपेंडेंट है, पर इसमें सबसे एक जो टैग है वो है कि आपको इसमें सैंपल कलर्ड ही लेना होगा। ये कलर्ड रेंज में ही काम करता है। ये आपको मेजर करके देगा एब्जॉर्प्शन या फिर ट्रांसमिशन उन सब्सटेंसेस का, उन सैंपल्स का जो कि कलर्ड है। इसमें जो प्रिंसिपल लागू होता है वो है बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, जो रिलेट करता है एब्जॉर्प्शन को। तो बियर्स और लैम्बर्ट्स ये दो लॉ है, एक है बियर लॉ और एक है लैम्बर्ट्स लॉ। ये दोनों साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम किया था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इनका काम बाद में मर्ज करके एक इंस्ट्रूमेंट तैयार हुआ। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स है वो जो एब्जॉर्ब करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन से। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन भी बढ़ते जाता है। दूसरा लॉ है लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ बोलता है कि जैसे जैसे आप पाथ लेंथ बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ते जाता है। तो जो फॉर्मूला लास्ट में आता है वो है A इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL। अब A जो है वो है एब्जॉर्प्शन का, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। C जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। L जो है वो है path length of the sample। तो A is directly proportional to C और A is directly proportional to L। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लिया जाता है, वो है मोलार एब्जॉर्बिटी या एक्सटेंशन कोफिशिएंट। अब इस एक्सटेंशन कोफिशिएंट को लिखा जाता है एप्सिलॉन से। तो A is equals to एप्सिलॉन C into L। अब अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट में एक लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स से लाइट एमिट होता है, सामने फिल्टर्स होते हैं और उस फिल्टर से वो लाइट पास होगा। फिल्टर्स, मोनोक्रोमेटर्स। अब जो वेवलेंथ हमको चाहिए वो वेवलेंथ वहां पे सिलेक्ट होगा और वही मैक्सिमम वेवलेंथ सैंपल तक पहुंचेगा। जब सैंपल में पहुंच रहा है तो सैंपल को हमको एक क्यूवेट में रखना पड़ता है। ग्लास का क्यूवेट यूज किया जाता है मैक्सिमम केसेस में, और वहां पे आपके सैंपल के ऊपर आपका लाइट रेडिएशन आता है, उसमें गिरता है। जब लाइट रेडिएशन उस पे आके गिर रहा है तो उसके आगे एमिट हो रहा है, एब्जॉर्प्शन जितना है उसको डिटेक्ट किया जाता है या ट्रांसमिटेड लाइट को डिटेक्ट किया जाता है। जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको मेजर किया जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर से, और उसके बाद जो लाइट एब्जॉर्ब्ड है वो पता चलता है एज कंपेयर टू ट्रांसमिशन। अगर टोटल 100% है उसमें से ट्रांसमिशन 60% हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन 40% होगा। तो इस तरह से एक एनालिटिकल डाटा कैलकुलेटर्स अंदर में सिस्टम में सेट है, उसी के बेसिस पे ये आगे कैलकुलेट करता है। तो जो लाइट एब्जॉर्ब्ड है वो आप सॉल्यूशन से जो लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है वो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल में बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका लाइट भी, एब्जॉर्बेंस भी बढ़ते जाता है। और ये कितना बढ़ रहा है ये आपको डिस्प्ले होता है आउटपुट में, जहाँ पे एक आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलता है जिसको आप रीड कर सकते हो। उस वो आउटलेट को बोलते हैं हम डिस्प्ले। तो आप डिस्प्ले से रीड कर सकते हो कि क्या है, कितना है, और उसके बाद आपको उस सैंपल का एब्जॉर्बेंस पता चल जाता है।
अगर इंस्ट्रूमेंटेशन का ब्रेकआउट देखें तो लाइट सोर्स से कंडेंसर, कंडेंसर से मोनोक्रोमेटर जो उसको स्पेसिफिक उसमें डिफाइड कर रहा है, और उसके बाद स्लिट जो आपके स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को सिलेक्ट कर रहा है। फिर है सैंपल होल्डर, सैंपल होल्डर के बाद आता है डिटेक्टर, डिटेक्टर के बाद आता है डिस्प्ले। जितना सैंपल लाइट एब्जॉर्ब किया उतना ट्रांसमिट होता, बाकी जो ट्रांसमिट होता है उस ट्रांसमिशन के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट होता है और डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले होता है। ये है ओवरऑल लुक, जिसमें जैसा आपका कलरीमीटर देखता है उसमें एब्जॉर्प्शन ऑन ऑफ स्विच होगा, एक सैंपल होल्डर होगा, डिस्प्ले होगा, वेवलेंथ सिलेक्शन आइदर वो आपको नॉब्स के थ्रू करना होगा या फिर डिजिटल हो सकता है, मोड इंडिकेटर किस मोड्स पे है, और उसके बाद वेवलेंथ को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है कलरीमीटर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एप्लीकेशंस में। तो एप्लीकेशंस में आते हैं तो पहला है कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन। ये लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स करते ही हैं। कलरीमीटर से डीएनए का एस्टिमेशन करना, आरएनए का एस्टिमेशन करना, प्रोटीन का एस्टिमेशन करना, कार्बोहाइड्रेट का एस्टिमेशन करना। तो ये बेसिक जो प्रोटोकॉल्स है जो ये लाइफ साइंस के स्टूडेंट करते हैं, कैलिब्रेशन कर्व बनाते हैं और फिर अननोन की वैल्यू एक्स्ट्रापोलेट करके आइडेंटिफाई करते हैं। अगर इस पे किसी को डिटेल्स पता करनी है, इस पे कुछ डिटेलिंग आपको जानना है, प्रोटोकॉल्स जानने हैं, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगी। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एनवायरमेंट में अगर एयर में, वाटर में कोई पॉल्यूटेंट्स है तो हेवी मेटल्स है, नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट है, तो इसको भी आप इजीली डायगनाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसमें आते हैं ब्लड, यूरिन, बायोलॉजिकल फ्लूइड, जो भी फ्लूइड्स हम लेते हैं, जैसे हमको शुगर टेस्ट करना है तो हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं, उसमें ग्लूकोज का एस्टिमेशन करवाते हैं, ये भी कलरीमेट्रिक एस्टिमेशन होता है। जो घर में आज के डेट पे सब ब्लड टेस्ट करते हैं वो बायोसेंसर्स मेथड है, पर जब लैब में ले जाया जाता है सैंपल और टेस्ट होता है वहां पे कलरीमेट्रिक एस्टिमेशन किया जाता है। हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन, कोलेस्ट्रॉल का एस्टिमेशन, ये सारे आपके एस्टिमेशंस है जो आपके सैंपल्स के लिए कंसंट्रेशन को पता करने में हेल्प करते हैं। फिर आते हैं फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज। जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो क्वालिटी ऑफ फूड और उसकी कंसिस्टेंसी सही है या नहीं है, कंसंट्रेशन सही है या नहीं, कोई एडिटिव्स आपने डाला है उसका एस्टिमेशन करना, ये सारा चीज आप इस मेथड से कर सकते हो। केमिकल रिएक्शन मॉनिटरिंग, जो रिएक्शंस हो रहा है, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो रिएक्शंस के बाद अगर एंड रिजल्ट में कलर चेंज है तो उस कलर चेंज के एब्जॉर्प्शन से हम रिएक्शन रेट को बता सकते हैं। एग्रीकल्चर में सॉइल या प्लांट सैंपल को आप न्यूट्रिएंट के लिए टेस्ट कर सकते हैं, सॉइल में कितना कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। मिनरल्स में अगर हमने मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं या नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं तो सॉइल में कौन कौन से में कितना कितना प्रेजेंट है वो आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में आता है कलरीमेट्रिक एस्टिमेशन, फॉर्मुलेशन और क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। जो दवाई आप यूज कर रहे हो उस दवाई में एक्चुअल मेडिसिन कितने कंसंट्रेशन में है, वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो कंसंट्रेशन, उसका करेक्ट डोज हर एक मेडिसिन में है या नहीं है, ये पता कर सकते हो आप इसके थ्रू। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में दो तरह का आता है, एक है विजुअल कलरीमीटर और एक है डिजिटल कलरीमीटर। विजुअल कलरीमीटर में ह्यूमन बींग्स जो देख रहा है, जो रिजल्ट्स ऑब्जर्व करते हैं उसको स्टैंडर्ड कलर चार्ट के साथ चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका एब्जॉर्प्शन बताते हैं। पर ये एक स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है, रिजल्ट स्पेसिफिक नहीं आएंगे, ये एक लेस प्रिसाइज टेक्निक है। डिजिटल कलरीमीटर जो मैक्सिमम लेबोरेटरीज में आपको मिलेंगे, इस कॉलेजेस में मिलेंगे, ये एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ कलरीमीटर है जिसको सब यूज किया जाता है, जो ऑटोमेटिकली आपको कंसंट्रेशन डिस्प्ले कर देता है। ये है पहला वाला जो है वो आपका विजुअल कलरीमीटर है और दूसरा वाला डिजिटल कलरीमीटर। नेक्स्ट आते हैं स्टेप्स में। सबसे पहले हमको ब्लैंक लेके कैलिब्रेट करना होता है। ब्लैंक वो लिक्विड है जिसमें आपका सैंपल नहीं होता है, उस सैंपल को छोड़ के बाकी सारा चीज प्रेजेंट होता है।
फिर आते हैं सैंपल प्रिपरेशन। जब हम सैंपल रेडी करते हैं तो सैंपल को आपको क्यूवेट में डालना होगा, प्रॉपर वॉल्यूम आपको क्यूवेट में डालना होता है। वेवलेंथ सिलेक्शन, जिस वेवलेंथ में आपके सैंपल का, जिसको आप पता करना चाह रहे हो, अगर आप डीएनए का कंसंट्रेशन पता करना चाह रहे हो तो आपको वो डीएनए का वो वेवलेंथ लेना होगा जिसमें डीएनए सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस दे सके। तो अप्रोप्रिएट वेवलेंथ देना है जिसके अकॉर्डिंग वो जो एब्जॉर्प्शन है वो सबसे मैक्सिमम हो। मेजरमेंट, जो अब आप क्यूवेट को रखेंगे उसको ऑन करेंगे तो एब्जॉर्बेंस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता रहता है, आपको डिस्प्ले में देगा, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस, बियर लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, उसके बाद अननोन को एक्स्ट्रापोलेट करके आप इसमें डेवलप करके डाल सकते हैं, वो है आपका डाटा एनालिसिस। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ये है सिंपल टेक्निक, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, एफोर्डेबल है, इजीली, इंस्ट्रूमेंट ज्यादा कॉस्टली नहीं है, जितना रिजल्ट वो देता है उसके हिसाब से कॉस्ट काफी कम है, पोर्टेबल है, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकता है, आप 4 बार 10 बार 20 बार एक दिन में आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, काफी हार्डी इंस्ट्रूमेंट है। लिमिटेशंस में आप वेवलेंथ सिलेक्शन एग्जैक्ट नंबर्स पे कर सकते हैं, जैसे 400 से 700 का रेंज उस पे सेट है तो उसमें जितने वेवलेंथ दिए हुए हैं उतने वेवलेंथ पे ही आप सेट कर सकते हो उसी रेंज के अंदर। उससे बीच में अगर चाहिए, जैसे आपका वेवलेंथ सिलेक्शन है 680 620 पर 620 और 680 के बीच में जो वेवलेंथ होता है उसको आप अपने इंस्ट्रूमेंट से नहीं ले पाएंगे अगर उसमें फिक्स्ड वेवलेंथ सेटर दिया हुआ है तब। इंटरफेरेंस में जब आप सैंपल की रीडिंग ले रहे हैं, वो सैंपल अगर क्लियर सॉल्यूशन नहीं है, उसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल है तो एब्जॉर्बेंस बार बार फ्लक्चुएट करेगा। तो उसका वो अगर टर्बिड है और बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है जो आपके रेंज के बाहर जा रहा है, आपकी ओडी तब 1.00 आ जाएगी। अगर वो हाईली कंसंट्रेटेड है तब आपको उसको प्रॉपरली डाइल्यूट करना पड़ेगा, उतने रेंज में लाना पड़ेगा जितना आपका कलरीमीटर सेंस कर सकता है। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, बहुत क्लोज्ड वेवलेंथ डिफरेंसेस को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। क्लोज्ड सैंपल्स जो एब्जॉर्बेंस लेते हैं सेम वेवलेंथ या मतलब सैंपल में मान लीजिए 2 सैंपल्स हैं एक साथ में या 2 इंग्रेडिएंट्स है, उसमें से एक का एब्जॉर्बेंस है 580 और एक का है 590। तो जब आप 580 का वेवलेंथ दे रहे हैं तो 590 वाला भी कुछ हद तक 580 का वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, तो वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर भी करता है, साथ ही साथ वो स्पेसिफिसिटी को कम भी कर देता है। कॉमन एरर में कैलिब्रेशन आता है, अगर आपने प्रॉपरली ब्लैंक से साथ कैलिब्रेट नहीं किया है तो रिजल्ट्स गलत आएंगे। क्यूवेट अगर क्लीन नहीं है, आपके फिंगर इम्प्रिंट्स है, बबल्स आ रहे हैं, स्क्रैच हो गया है तो उससे रिजल्ट गलत आएगा। कंसिस्टेंट पाथ लेंथ, क्यूवेट का साइज अगर करेक्ट नहीं है, बार बार उस क्यूवेट कभी एकदम सेट हो जाता है होल्डर में, कभी उससे ढीला होता है, तो उस केसेस में पाथ लेंथ चेंज होगा और रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। सैंपल होमोजेनिटी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर उसमें कुछ भी तैरता हुआ है तो उससे आपकी जो रिजल्ट्स है या एब्जॉर्बेंस है वो हर बार फ्लक्चुएट करेगा। आप क्यूवेट में डाले ही रखे हो वो तो कंटिन्यूअस उसकी रीडिंग डिस्प्ले को आप देखते रहिए तो अब तो भी वो चेंज करेगा धीरे धीरे। अगर वो सब्सटेंस बैठने लगता है, सेडिमेंट करने लगता है, तो फिर उसका एब्जॉर्बेंस चेंज हो जाएगा। प्रॉपर वेवलेंथ सिलेक्शन, अगर आपने रॉन्ग वेवलेंथ सिलेक्शन किया है तो एब्जॉर्प्शन गलत होगा, कम होगा, और आपको वो वेवलेंथ लेना होता है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक एनालिटिकल टूल है जो कंसंट्रेशन मेजर करने में हेल्प करता है, पर स्पेसिफिसिटी ये है कि इसमें कलर्ड सॉल्यूशन ही होना चाहिए। इसका बहुत यूजेस है एनवायरनमेंट में, केमिकल साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्लिनिकल डायग्नोसिस और क्वालिटी कंट्रोल में। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ पे आधारित है और ये काफी इजी है हैंडलिंग करके रिजल्ट्स लाने के लिए। तो ये था कलरीमीटर।
अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आपको अगर इसमें से कुछ और डिटेल्स में जानना है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो वो बताइए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो आप ही के क्लास के हो और जिनको यही टॉपिक पढ़ना हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग।